सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्नर्स कैफ़े यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। मतलब समझ लो। एंड या वेलकम। और पिछले दो वीडियोस में हमने किया था यहाँ पर इंग्लिश का, जिसमें पहली वीडियो में हमने स्नेक बाइट जो चैप्टर है क्लास 9th NIOS इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर वो पढ़ा था, और सेकंड वीडियो में हमने उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स किए थे, और थोड़े बहुत रहे हुए हैं वो अगली वीडियो में आएंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब SST से स्टार्ट किया जाए, बिकॉज इंग्लिश हमने कर लिया, साथ साथ 2-3 सब्जेक्ट चलाने पड़ेंगे तभी जल्दी से सिलेबस कवर होगा। तो गाइस ये हमारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 1 से इसलिए नहीं स्टार्ट किया बिकॉज जो एंशियंट वर्ल्ड और मिडीवियल मॉडर्न और वो सब है ना गाइस, उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा आप लोगों को। तो मैंने सोचा कि पहले इससे स्टार्ट करते हैं, जिससे आप इंडिया को अच्छी तरह से जान लोगे। एंड उसमें क्या है कि वर्ल्ड भी इंक्लूड होता है, जिसका हमें थोड़ा बहुत आइडिया नहीं भी होता, तो वो थोड़ा अलग टाइप का होगा। तो इसलिए पहले हम करेंगे कि जो ब्रिटिश रूल हुआ था इंडिया पे, उसके क्या क्या इम्पैक्ट हुए थे और क्या क्या उसके बैकफायर्स थे, तो वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट देन। तो यहाँ पर 5th चैप्टर जो है वो है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, इकोनॉमी, सोशल एंड कल्चर, 1757 टू 1857। अब ये पूरे 100 ईयर्स जो हैं 1757 से 1857, यानी कि 100 ईयर्स पूरे उनका कंप्लीट बता रहे हैं इस चैप्टर में, कि इन 100 पर्टिकुलर ईयर्स के बीच में क्या हुआ था, यहाँ पर क्या इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंज आया था बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जो यहाँ पर हैं, हम अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अराउंड द 18th century a number of significant events took place in the world. One such event was the Industrial Revolution, which took place in England. It gradually spread to other countries, Europe also. तो यहाँ पर जो 18th सेंचुरी के आसपास बहुत सारे सिग्निफिकेंट यानी कि एक जैसे टाइप के इवेंट्स ने एक साथ ही वर्ल्ड में क्या लिया था, पार्ट लिया था, कि मतलब एक साथ शुरू हुए थे वर्ल्ड में बहुत सारे एक जैसे इवेंट्स। तो वन सच इवेंट वाज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच टुक प्लेस इन इंग्लैंड। तो ऐसा एक इवेंट था जो कि था उन कई सिग्निफिकेंट इवेंट्स में से एक इवेंट ऐसा था जो कि हुआ था यूरोप में, जो कि थी वहाँ की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यूरोप में क्या, सॉरी, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उनकी वो एक सिग्निफिकेंट इवेंट था इनमें से। तो इट ग्रेजुअली स्प्रेड टू अदर कंट्रीज़ ऑफ यूरोप ऑल्सो। तो वही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटिश से धीरे धीरे बढ़ती गई यूरोप की तरफ भी। तो गाइज मतलब ये था इसमें। एंड ऑल्सो रेड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी एंड ट्रेड रूट्स। और इसके बारे में उन्हें और भी पता चलने लगा नए सी रूट्स और ट्रेड रूट्स के बारे में, क्योंकि और भी ज़्यादा लोग इधर उधर डिस्कवर करने लगे, जाने लगे। तो जो सी रूट्स थे वो मतलब बहुत सारे फाइंड हुए थे। तो पर्टिकुलर जैसे मान लो कि रशिया का किसी ने फाइंड किया, किसी ने हमारा वेस्ट इंडीज़ का फाइंड किया था। एंड वो भी वास्को ड गामा ने किया था वेस्ट इंडीज़ का भी फाइंड। लेकिन जो हमारा हुआ था सबसे पहले, जो फाइंड हुआ था, जिसने इंडिया का सी रूट फाइंड किया था, क्योंकि पहले तो किसी को पता नहीं था कि इस पर्टिकुलर जगह पे इन नॉटिकल माइल्स पे मोड़ेंगे जो हमारी शिप है या जो भी है, उसे तो हम इस कंट्री की तरफ पहुंच जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं था, उसे मतलब पूरा जाना पड़ा था लोगों को इधर उधर, और पूरी सी में मतलब इधर उधर वंडर करना पड़ा, तब जाके उन्हें पूरी बहुत सारी जगहें मिली, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, वेस्ट इंडीज, तो ये सारी जगहें। तो उसके लिए हुआ क्या था कि ये जो पोर्चुगीज़ यहाँ बता रहे हैं कि पोर्चुगीज़ हमारे यहाँ पर वो थे जो सी रूट्स वगैरह फाइंड करते हैं। तो पोर्चुगीज़ डिस्कवरर थे जिन्होंने फाइंड किया था हमारा इंडिया का सी रूट 1498 में। तो 1498 में इस पोर्चुगीज़ डिस्कवरर ने फाइंड किया था हमारा इंडिया का सी रूट, जिसका नाम था वास्को ड गामा, जिनके बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं क्लासेस में। तो वास्को द गामा मतलब ये एक पोर्चुगीज़ नेम है।
तो पोर्चुगीज़ सी रूट ने एक पोर्चुगीज़ डिस्कवरर ने फाइंड किया था 1498 में। एज अ रिजल्ट द इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज़ एंड डच केम टू इंडिया फॉर ट्रेड। तो इंडिया फाइंड हो गया। अब इंडिया के पास उस टाइम पे हर एक रिसोर्स था, मतलब कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो वो रॉ मटेरियल भी तो हमें कहीं से चाहिए, और वो रॉ मटेरियल जहाँ से ले रहे हैं उस जगह का भी तो कभी ना कभी ख़त्म होगा। तो उन्होंने क्या किया कि और भी जगहें फाइंड करनी शुरू कर दी जिससे कि उन्हें रॉ मटेरियल कंटिन्यूसली मिलता रहे। और इंडिया वाज वन सच प्लेस एट दैट टाइम कि उस टाइम पे बहुत सारा मतलब रॉ मटेरियल, हर एक टाइप की चीज़, ऑलमोस्ट हर एक टाइप की चीज़ मिल सकती थी वहाँ पे। तो यहाँ पर आए द इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज़ एंड डच। सबसे पहले ये 4 जो टाइप के लोग थे ये आए थे, मतलब 4 कंट्रीज से। तो इन्होंने जो थे सबसे पहले यहाँ इंडिया में ट्रेड सेट किया, और उसके बाद में उन्होंने ग्रेजुअली जो थी हमारी मिशनरी एक्टिविटीज़ जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, स्टडी सेंटर्स और वो सब भी वहाँ पर सेट किए और इंडिया में। सो डू यू नो दैट द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री बिगैन विद द कमिंग ऑफ दीज यूरोपियन पावर्स टू इंडिया। तो ये सब जो थी पोर्चुगीज़, फ्रेंच, इंग्लिश और डच, तो ये सब यूरोपियन पावर्स थी, यानी कि यूरोप की कंट्रीज़ थी, यूरोप के पार्ट्स थी। तो वहाँ से यूरोप से ये इंडिया आए थे। एंड तो इसमें बताया जा रहा है कि क्या आपको पता है कि जो मॉडर्न पीरियड था इन इंडियन हिस्ट्री वो बिगिन कब हुआ था? जब ये यूरोपियन पावर्स आई थी इंडिया में। तो in this lesson you will be reading about the coming of the British to India and the impact it had on economic, social and cultural spheres as well। यानी कि इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि जो ब्रिटिश पावर जो आई थी इंडिया में, ब्रिटिश या यूरोपियन या जो भी कह सकते हो आप, तो वो जब आई थी इंडिया में तो उससे इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल पार्ट्स पे क्या फ़र्क पड़ा था इंडिया के, जो कि हेडिंग ही बता रही है। इन पर्टिकुलर 100 ईयर्स के बीच में इस चैप्टर में बताएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में और आगे बताते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इसमें जो होंगे वो हमारा होगा पहले तो चैप्टर को पढ़ना, और फिर हम समझ पाएंगे डिस्कस द रीज़न ऑफ द ब्रिटिश टू कम टू इंडिया। ब्रिटिश का क्या रीज़न था इंडिया में आने का, वो समझ पाएंगे हम यहाँ पर, और समझ पाएंगे जो डिफरेंट आइडियाज़ थे, थॉट्स थे ब्रिटिश के इंडिया को कॉलोनाइज करने के या फिर मतलब सेटल करने के। सॉरी यार गाइस, ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस आ रहा होगा क्योंकि अंदर मम्मी भी किचन में काम कर रही है और ये बाहर पता नहीं किसको रोज़ ही शादी करने का शौक चढ़ रहा है। रोज़ ही मतलब पों 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 पी 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 बहुत डिस्टर्बेंस होती है। एनी हाउ, अपने वापस इसी पे आते हैं। तो इसमें हम कॉलोनाइज कैसे किया इंडिया को वो भी समझ पाएंगे। स्टडी द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ इंडिया पे ब्रिटिश रूल के टाइम पे, यानी कि जो पैसा कमाया या इकोनॉमिक्स जो हम कहते हैं कि मतलब एक तरीके से पैसा बनाने की स्टडी, कि पैसा कैसे बनाया गया, कैसे उसे पैसे को जनरेट किया गया इंडिया में और किस टाइप के काम से किया गया, तो वो बताएंगे इस चैप्टर में। डिस्क्राइब द ब्रिटिश इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। तो जो ब्रिटिश का इम्पैक्ट हुआ था इंडियन सोसाइटी और कल्चर पे, तो वो भी बताएंगे इस चैप्टर में कि ब्रिटिश जब आए, जो ब्रिटेन से लोग आए, जिन्हें हम रेफ़र कर सकते हैं अभी के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो, तो जब वो आए तो उनका क्या इम्पैक्ट हुआ हमारी सोसाइटी पे, हमारे लोगों पे और उनके कल्चर पे, उनके रहन सहन के तरीके पे, तो वो भी पता चल पाएगा। आइडेंटिफाई द रीजन्स फॉर द प्रोटेस्ट मूवमेंट दैट टुक प्लेस अंडर द रूल बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे गाइज, और ये यहाँ से स्टार्ट हो गई 5.1। तो आज हम 5.1 यहाँ तक पूरा कर लेंगे और अगला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फिर टाइम क्या वेस्ट करना गाइज, जल्द करते हैं।
सॉरी बीच में पॉज कर दिया तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपने 5.1 में। रीज़न फॉर कमिंग टू इंडिया, द यूरोपियन एंड द ब्रिटिश ट्रेडर्स इनिशियली केम टू इंडिया टू फॉर ट्रेड पर्पसेस। तो वही बात है कि मतलब ट्रेड करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, चीज़ें बेच के पैसा कमाने के लिए, उस काम के लिए आए थे। द इंडियन रिवोल्ट इन ब्रिटेन लेड टू द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉर रॉ मटेरियल। तो जो रिवोल्ट हुई थी ब्रिटेन में, उससे क्या हुआ कि उसका नतीजा ये हुआ कि जो इंक्रीज़ थी रॉ मटेरियल के डिमांड में, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री सेट कर ली थी, तो उसमें जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए ऑब्वियसली। तो वो उसकी जो डिमांड थी वो इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि वो ट्रेड करनी स्टार्ट कर दी उन्होंने और कंट्रीज़ में भी भेजना स्टार्ट किया और अपनी कंट्री में भी साथ साथ बेचा। तो उसके लिए ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा नीड होगी, तो उसके लिए रॉ मटेरियल की नीड जो थी वो इंक्रीज़ हुई। और फॉर द फैक्ट्रीज देयर, तो वही यानी कि इंडियन रिवोल्ट इन ब्रिटेन लेड टू द इंक्रीज इन डिमांड फॉर रॉ मटेरियल फॉर द फैक्ट्रीज देयर। तो इसका मतलब वही हुआ। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो रिक्वायर्ड अ मार्केट टू सेल देयर फिनिश्ड गुड्स। तो उसी टाइम पे उन्हें अपनी कंट्री में तो वो बेच रहे थे, अब इतना सारा वो प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं ताकि वो खूब सारा पैसा कमा सके, तो ऑब्वियसली उन्हें एक मार्केट चाहिए, एक पर्टिकुलर रीजन चाहिए जहाँ पे वो बेच सकें और उनका सामान कोई ख़रीदे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो इंडिया आए और पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में गए और वहाँ जाकर उन्होंने बेचा। तो यहाँ पर फिनिश्ड गुड इंडिया प्रोवाइडेड सच अ प्लेटफॉर्म टू ब्रिटेन टू फुलफिल देयर नीड्स। हाँ, तो अब इंडिया, मैंने कहा कि इंडिया आए, तो उसका मतलब ये था कि जो ब्रिटेन से लोग आए थे तो उनमें हुआ क्या कि बेसिकली उन्हें इंडिया एक बहुत बढ़िया जगह मिल गई बेचने के लिए अपना सामान, क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल बहुत था एज आई सेड बिफोर, एंड ऑल्सो इनको यहाँ लेबर भी मिल सकती थी, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब पॉवर्टी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत रिच होता था, बहुत बहुत रिच होता था इंडिया, सब यही लूट के लेके गए थे। ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि इन्होंने कुछ चीज़ें अच्छी भी की थी, कुछ चीज़ें हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में चेंज की, जो कि मतलब अच्छे तरीके से साबित हुई, तो वो भी की थी इन्होंने। बट एट द सेम टाइम कि उन्होंने जो जो किया इस चैप्टर में आपको पता चलेगा, तो उन्हें इंडिया एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया था। और द 18th सेंचुरी वॉज अ पीरियड ऑफ, एंड ऑल्सो इंडिया में लोग भी बहुत थे, सो एंड पैसे वाले भी थे, तो उन्हें वहाँ से सामान बेच के और पैसा भी खूब मिल जाता, तो उस तरीके से भी बढ़िया प्लेटफॉर्म था। द 18th सेंचुरी वॉज अ पीरियड ऑफ द इंटरनल पावर स्ट्रगल इन इंडिया एंड विद द डिक्लाइन पावर ऑफ द मुगल एम्पायर। तो जो इंडिया 18th सेंचुरी थी वो एक पीरियड था जब इंटरनल पावर स्ट्रगल हो रहा था, कि अंदर की पावर जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी इंडिया में, यानी कि लोग जो थे वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पे, एंड विद द डिक्लाइनिंग पावर ऑफ द मुगल एम्पायर। तो जो मुगल्स थे पहले, तो वो मतलब इस टाइम पे 1757 टू 1855 में वही रूल करते थे इंडिया को, तो उनकी जो पावर्स थी वो नीचे आती जा रही थी, उनकी पावर्स नीचे आती जा रही थी, डिक्लाइन होती जा रही थी, एंड जो ब्रिटिश रूल था वो अपना कहीं ना कहीं दबाव बना रहा था और धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। सो उस तरीके से था एक, तो द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर प्रोवाइडेड विद द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू स्टेबल देयर होल्ड ओवर इंडियन टेरिटरी। तो जो कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर थी, जो एम्परर्स थे वहाँ के मुगल्स के, वो भी कहीं ना कहीं, अब आप अगर मान लो कि मुगल पीरियड में होते हैं, मेरे को पता है कि ज़्यादातर लोग नहीं करते बट उस टाइम पे यही करते थे, कि अगर आप मान लो छोटे भाई हो और मतलब आप बड़े भाई हो और आपका एक छोटा भाई है, तो छोटे भाई को सक्सेसर चुन लिया जाता है और उसे जो है राजगद्दी दी जाती है, यानी कि जो किंगडम होता है वो उसके हाथ में कर देते हैं, हालांकि आप बड़े हो तो आपको मिलना चाहिए ऑब्वियसली वो, पर वो उसे दे देते हैं। तो इस बात से आपको एक कहीं ना कहीं ग्रीड, एक नीड होएगी कि हाँ भाई मैं बड़ा था, मुझे मिलनी चाहिए, और वो ईगो पे भी आ जाते हैं।
सो उसमें क्या हुआ कि जो एम्परर्स थे वो खुद ही एक दूसरे को मार रहे थे, तो उन्हें ब्रिटिश को इसमें क्या था कि एक बढ़िया मौका मिल गया कि ये तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अब इसमें हम कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा उठा लेते हैं। उन्होंने क्या किया, वो कहीं जाते 3 जगहें चुन लेते थे, और उसमें से 2 जगह जहाँ थी, पहली जगह तो वो जाते थे जैसे कहीं गए, और अब जाकर उन्होंने बोला कि हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, हम आपको सिक्योरिटी देंगे किसी भी एम्परर को, कि ब्रिटिश जो फोर्सेस है हमारे पास में सब आपको दे देंगे ताकि आपकी बढ़िया से सिक्योरिटी हो, पर उसके बदले में आपको हमें रेवेन्यू देना होगा, टैक्स देना होगा उसका, तो जो कि बहुत हाई होता था। तो वो क्या करते थे कि अगर वो एम्परर मना कर देता तो वो चले जाते थे दूसरे एम्परर के पास उसी के ऑपोजिट में, और उसे जाकर कहते थे कि वो किंगडम तो आपका होना चाहिए, जिसने उसे मना किया था उस किंगडम के लिए दूसरे एम्परर को कहते थे कि वो तो आपका होना चाहिए था, उसके पास में है। तो उस एम्परर को भी लगता था कि, और वहाँ पर 2-3 लोग और भी होते थे जो इन्हें पता होता था कि पहले किसके पास कौन सी जगह होती थी, फिर किसने ले ली, तो वो भी कहते थे कि हाँ आपके दादा परदादा का होता था ये किंगडम का भी, तो आपका ही होना चाहिए। तो इससे क्या होता था कि वो एक आग सुलग गई, अब वो उनके अंदर एक हो जाता था कि भैया मेरा किंगडम है, हम तो लेके रहेंगे। तो उसमें क्या है ना कि वो ब्रिटिश ने किया वो काम, और अब वो दोनों किंगडम एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, जिसमें से कि जो बचा हुआ होगा उसके पास भी फोर्सेस बिल्कुल ही नहीं होएगी, मतलब जंग हुई है अब फोर्सेस तो कम ही होएंगी, तो ब्रिटिश क्या करेंगे उसे भी मतलब कहेंगे कि हमने आपकी हेल्प करी, हमने आपको ये किंगडम जितवाया, हमने ही आपको कहा था कि ये किंगडम आपका होना चाहिए, तो आप हमें इतना टैक्स दो, इतना टैक्स दो, इतना रेवेन्यू दो, इतना मतलब पैसा दो टाइमली, यानी कि 1 साल से 1 महीने से इतना इतना पैसा दो। तो जो कि कई बार मुगल एम्प्रेस जो थे वो फुलफिल नहीं कर पाते थे उतना, उनकी नीड्स जो थी, तो वो क्या करते थे कि उस एम्परर को हटाकर किसी और को वहाँ पर उस स्टेट में चूज़ कर लेते थे, या फिर खुद उसे अपने रीजन के अंडर ले लेते थे और खुद उस पर रूल करने लगते थे। सो ये हो रहा था, तो ये पैराग्राफ में यही चीज़ है सारे कुछ, तो जो कि मैंने आपको बता दिया, एंड कंटिन्यू टू रूल ओवर इंडिया। तो उन्होंने ऐसे करते करते ट्रिक्स प्ले करते करते उन्होंने पूरे इंडिया को ऑलमोस्ट कॉन्कर कर लिया था, और एक जगह थी जो कि रह गई थी सिर्फ वहाँ के एम्परर की वजह से, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई और स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट या वो मतलब अपने हाँ पे टिके रहे कि भाई नहीं तो नहीं। वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा, तो गाइस स्टे ट्यून्ड, और अगली वीडियो में आपको मिलता हूँ फिर मैं। ओके देन, बाय बाय। एंड ऑल्सो गाइस चैनल को लाइक कर देना, चैनल को क्या चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना, अपने दोस्तों की भी मदद कर देना, एंड या ओके देन बाय।